बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के केस की अहम समाअत थी। इसके साथ साथ साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 मुकदमात में जमानत के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हुए और उसके अलावा नैब की भी उनकी पेशी थी। ये सारी खबरें इस्लामाबाद में बहुत अहमियत की हामिल थीं, लेकिन अब से कुछ देर कबल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आज की जो न्यूज़ ऑफ द डे है या स्टोरी ऑफ द डे है उसे चेंज कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी, जिन्हें मैं कह सकता हूं कि वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने हर अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के साथ, जिसे कहते हैं वो एक मर्द आहन कह सकते हैं, सिनफ आहन कह सकते हैं, एक ऐसी खातून जो डटी रही अपने लीडर उनके बयानिए के साथ। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्या सियासत छोड़ने का ऐलान किया। सुनिए डॉक्टर शीरी मज़ारी क्या कहती। 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये वजूहात बताई सियासत छोड़ने की कि वो अपने बच्चों और अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हैं, लेकिन उनकी साहबजादी ने चंद रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के रवैयों पर कुछ शिकवा किया था। सुनिए क्या कह रही थी। अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो पीटीआई जाए। डॉक्टर शीरी मज़ारी, फयाजुल हसन चौहान, ये इब्तदा तो हुई थी महमूद मौलवी से। महमूद मौलवी ने एक ऐसा डेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जिसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ और आज भी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं मुझे डॉक्टर शीरी मज़ारी के हवाले से यकीन नहीं आता कि वो सियासत छोड़ जाएंगी। ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई? इस सूरत हाल के पैदा होने में साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना कितना रोल है इस सूरत हाल में पहुंचने में, इस पर बात करने के लिए जिस डिस्टिंग्विश पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, शोएब शाहीन साहब आईनी और कानूनी माहिर हैं, हमारे साथ होंगे। इसके अलावा शौकत पराचा साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार आमिर गौरी साहब हमारे साथ होंगे। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। गौरी साहब, इब्तदा करूँगा आपसे। डॉक्टर शीरी मज़ारी का सियासत छोड़ने का ऐलान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हालात का सामना है, बहैसियत सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें, आपने अभी अपने इंट्रो में एक बात कही कि ये जो लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं उनका आगाज़ महमूद मौलवी साहब से हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता जाऊं कि ये तो पोस्ट प्रेशर जो है ना, अब क्विटेंस है। पोस्ट प्रेशर अब जो है लोग वो सोच रहे हैं कि शायद वो प्रेशर ना ले सकें जो दूसरी पार्टीज जो हैं वो पिछले 20-30 साल से लेती आ रही हैं। हम तारीख में नहीं जाते कि PMLN जो है जब उसकी हुकूमत गिरी हमें पता किसने गिराई, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरी हमें पता किसने गिराई। तो वो जिस वक्त छोड़ते थे लोग तो वो जेलों में, तो ये जो चीज है कि टाटा ने बहुत पहले छोड़ दी थी पार्टी, सही, और उन्होंने जो बातें की थी वो आने वाले दिनों में जो है बहुत ज्यादा सही भी साबित हुई। वो अब जो बातें कर रहे हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये जो चीज है ना कि अब पहली दफा अगर फर्ज किया इन लोगों को रियासत का जबर जो है सही करना पड़ रहा है, ये मैं मतलब सोच समझ के बात कर रहा हूँ। रियासत का जबर या गौरी साहब रियासत का रद्द अमल? देखें, रियासत का जबर ये होता है कि अगर फर्ज किया हम 4 दोस्त बैठे हुए हैं और पुलिस आ जाए और ये पूछे कि भाई हमें पता लगा कि कल जो फलां वाकया हुआ है उसके अंदर आप लोगों में से कोई शामिल था, ठीक है, तो वो बताएं कौन है। तो जो कुर्बानी है वो शख्स देगा अगर उनमें से एक खड़ा हो जाए कि जी वो मैं था और 3 बच जाएं, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज के दरवाजा खुले और जो रियासत के मतलब कारिंदे हैं वो अंदर घुसते साथ कहें कि भाई उठा लो इन 4 को, ठीक है ना, और डाल दो गाड़ी में, उसमें फिर बाज लोग जो हैं जिनकी पहुंच होती है वो वकील करना शुरू करते हैं, वो बातचीत होते हैं, उनकी दोस्तियां होती हैं, इससे पेशतर के वो मामला बिगड़े, वो टेलीफोन पे अपने मैसेजेस जो हैं वो स्प्रेड कर देते हैं और फिर आपको सारा ऑपरेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो कुछ इन दिनों में हुआ है बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। सही, मेरे लिए सिग्निफिकेंट 2 लेवल पे है। एक तो ये कि कियानी साहब ने भी जिस वक्त पार्टी छोड़ी थोड़े दिन पहले तो उन्होंने मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ। सही, आज यही बात जो है वो शीरी मज़ारी ने भी की।
इस वजह से कि देखें ये तो चीज बहरहाल इतने नंबर तो इनको देने पड़ेंगे मेरिट के ऊपर कि ये लोग डाई हार्ड पीटीआई थे सही, और समहाउ दे बिलीव्ड कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पाकिस्तान की किसी और पार्टी की जो भी पॉलिटिक्स है उससे एक्सेप्ट नहीं करते, और इनका ये ख्याल था कि दे विल मेक अ चेंज। चले वो हुई है, ये नहीं हुई है तो ठीक है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अब जब ये छोड़ रहे हैं, असल चीज ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़े दिनों के बाद जब उनका कोर ग्रुप जो है उनको छोड़ जाएगा किसी भी केस के ऊपर, कुछ लोग जो है वो पहले छोड़ गए थे, आपको याद होगा अलीम खान और जहांगीर। गौरी साहब, ये छोड़ने के सिलसिले की जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब पर और उनके फैसलों पर आयद होती है। पर साहब, आपके ख्याल में जो कुछ हो रहा है, गौरी साहब ने जो कुछ कहा, खासकर सियासत छोड़ने का जो फैसला है, इसको कैसे देखते हैं? हमारे पास एक साउंड बाइट है मुशाहिदुल्लाह खान का, वो मैं आखिर में चलाऊंगा, पहले आप उस पर जरा कमेंट कर लें। बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और पाकिस्तान के सियासी हवालों से बात करते हैं। सही। प्रेशर कहें या जो कहें, प्रेशर तो 9 मई के वाक़यात का प्रेशर है। जो कोई वाक़यात हुए 9 मई को, वो बजाते खुद एक प्रेशर है। मसलन आपने खुद मौलवी महमूद साहब की बात की, जिस दिन मौलवी महमूद साहब ने बयान दिया था उस वक्त तो अभी आर्मी एक्ट इन्वोक नहीं हुआ था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक नहीं हुआ था। सही। वो मौलवी महमूद साहब उससे पहले छोड़ गए थे। तो क्या मैं ये समझूं कि अगर जिस प्रेशर की बात आपने भी की, गौरी साहब ने भी की, अगर वो प्रेशर कोट एंड कोट ना होता तो 9 मई के वाक़यात बदाते खुद किसी का ज़मीर झंझोड़ने के लिए, किसी को पशेमान होने के लिए काफ़ी नहीं था क्या? सही। दूसरी बात यह है कि जब कोई पार्टी छोड़ता है वो फौरन नहीं कहता मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है मुस्तकबिल में ये लोग जा सकते हैं? जब भी कोई छोड़ता है पार्टी, वो फौरी तौर पर नहीं कहता कि मैं फलां पार्टी में जा रहा हूँ, क्योंकि अपने अंदर भी रद्द-ए-अमल होता है और अपनी सराउंडिंग भी रद्द-ए-अमल होता है। और उसका इंतजार करते हैं। पहली स्टेज यही होती है कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। पार्टी के डाई हार्ड वर्कर्स अगर 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 दिन जेलों में रह के अगर 4-4 जमानतें भी करवानी पड़ जाएं, छोड़ रहे हैं, तो फिर तो आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान भी नहीं बनना चाहिए। नवाज शरीफ एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है, जैसे गौरी साहब ने एक बात की कि माजी में भी सियासी जमातों ने इस तरह की सूरत हाल देखी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ी जमातों की बात कर रहे हैं, उन पे करप्शन के मुकदमात थे। हमें याद रखना होगा कि एमक्यूएम के जो बानी थे, उन्होंने रियासत से जब टकराने का फैसला किया या रियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, एमक्यूएम आज तक उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो पीटीआई के रेलेवेंस को हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के टूटने से जोड़ सकते हैं या एमक्यूएम के टूटने से जोड़ सकते हैं? जो पीटीआई ने किया है वो एमक्यूएम भी ने नहीं किया था। अल्ताफ हुसैन ने तो एक बात की थी ना, उसने एक पता नहीं किस हालत में एक नारा लगाया था ना। सही। इधर मुझे ये बताएं, सियासी लड़ाई में कर्नल कैप्टन शेर खान की यादगार क्या सिंबल है? मियाँ वाली में जो एयरबेस पे अटैक करने गए थे, मियाँ वाली और रफ़ीकी शहीद एयरबेस शोरकोट, वहीं तो हमारी सारी एयरफोर्स खड़ी है। सही। हमारे जहाज खड़े हैं। इमेजिन अगर ये लोग कामयाब हो जाते। सही। या लाहौर में अगर वो कहते हैं जी, अब एक आर्गूमेंट आ रहा है जी कि इन्होंने जाने क्यों दिया, भाई गए क्यों थे? ठीक है, गए क्यों थे, पेशकदमी क्यों की? और प्लस जाने नहीं दिया गया, या जाने दिया गया, क्या आप फिर चाह रहे थे कि लाशें गिने, गोलियां चलाई जाएं, पॉलिटिकल मोटिव्स हासिल किए जाएं? और अगर वो 40-25 लोग मारे जाते खुदा न खास्ता उस दिन, तो क्या आज ये सूरत हाल होती? आज तो बिल्कुल सूरत हाल बरअक्स। ठीक हो गया। इसलिए ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, मैं उसको क्लियर करने की सिर्फ 1 मिनट में और लूंगा कि यहाँ अगर 4 दिन जेल में रहने से सियासी वफादारी तब्दील करने तक या सियासत छोड़ने तक बात आ जाती है, तो इस मुल्क में लोगों ने कोड़े भी खाए, फांसियां भी लगाई गई हैं, 11-11 साल जेल में भी रहे हैं, उनके घरों में 4-4 कब्रें भी पड़ी हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जो इस मुल्क में समझने की जरूरत है। शोएब शाहीन साहब, आपके पास आने से पहले एक छोटा सा साउंड बाइट साबिक सेनेटर है मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान, उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे कुछ वाकयात के लिए पेशबंदी करने के मशवरा दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो सुनते हैं। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके, और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो,
लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर शोएब शाहीन साहब, दोनों मेहमानों की आपने गुफ्तगू सुनी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब का ओपिनियन सुना, वो ने काफ़ी अरसा पहले बता रहे थे। आप समझते हैं इन तीनों मेहमानों, दोनों मेहमानों और मुशाहिदुल्लाह खान साहब से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं? देखिए, मैं तो ज़्यादा तफसील के साथ राजा साहब की बात को मैं इख्तलाफ करूँगा, लेकिन मैं इनकी बड़े हमारे काबिल एहतराम बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी ओपिनियन भी बड़ी अहमियत रखती है। इन्होंने जो फरमाया कि ये 9 मई का वाक़या इट्सेल्फ ही लोगों को एहसास दिलाने के लिए था, तो मुझे ये बताएं कि फिर शीरी मज़ारी की चौथी मरतबा गिरफ्तारी किस खाते में हुई? और वो आप ड्राई क्लीन हो के उनसे जो स्टेटमेंट कराई गई या दी उन्होंने जिस अंदाज और जिन हालात में भी दी, तो मुझे ये बताएं कि अदालतों से एक दिन रिलीफ मिलता है, दूसरे दिन मिलता है, तीसरे दिन मिलता है, चौथी दफा मिलता है और चौथी दफा अदालत के जेल के बाहर से गिरफ्तारी हो गई। वो एक शेर मैं इनकी नजर करना चाहूंगा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। भाई ठीक बात है कि गलत हुआ 9 मई को, लेकिन उससे आगाज किसने किया? रियासती दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुई रेंजर्स, और जो कि डायरेक्ट सेक्रेटरी इंटीरियर की निगरानी में या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की निगरानी में और गिरफ्तार करके या जिस तरह अबडक्शन करके इमरान खान को ले गए, तो उसके नतीजे में जो कुछ एक क्रिएट करना चाहते थे, मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस पे इनकी ख्वाबों पे पानी फेर दिया। शोएब शाहीन साहब, एक सवाल यहाँ आपसे ये बनता है कि एहतजाज हमने माजी में भी देखे, गौरी साहब ने भी रिपोर्ट किए हैं, पराचा साहब ने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं। किसी भी पॉलिटिकल फरीक को सबसे पहला, या जब तक मार्शल लॉ लगते थे तो कहते थे प्रेस क्लब पहुंचे हैं एहतजाज के लिए, या किसी शहर का एक मखसूस पॉइंट, जैसे कराची में रीगल चौक है, क्वेटा में मीज़ान चौक है, इस्लामाबाद में कोई ऐसी लोकेशन होगी, लाहौर में मीनार पाकिस्तान है, कोर कमांडर की रिहाइशगाह लाहौर में, कोर कमांडर की रिहाइशगाह पेशावर में, मियांवाली में एयरबेस, फैसलाबाद में एहसास अदारे का दफ्तर। तो ये पॉलिटिकल एहतजाज तो नहीं था खान की गिरफ्तारी पर, ये प्लान्ड एहतजाज नहीं लगता आपको? देखिए, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देता हूं, लेकिन मेरी बात मुकम्मल सिर्फ करने दें सर। ये जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये इससे इमरान खान या पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पुराना तरीका वारदात है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का और हमारे तमाम उन मुख्तदर तबकों और हल्कों का। जब जब किसी को किंग पार्टी बनानी होती है तो यही तरीका वारदात इस्तेमाल होता है। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये 75 साल तारीख है हमारी। मैं ज्यादा माजी में भी अगर ना जाऊं तो आप शेख मुजीबुर रहमान पे आपने कांटा लगाया, उनके खिलाफ आपने फोर्स यूज की, वो मुल्क अलग हो गया। 168 की सीटों वालों को आपने इख्तियार नहीं दिया, आपने इख्तियार दे दिया 81 वाली सीट को। जब जुल्फिकार भुट्टो को आपने एलिमिनेट किया, मुझे बताएं उसके साथ तमाम लीडरशिप किधर थी? जतोई साहब की आपने अपनी पार्टी बनवा दी, खर साहब को छोड़ के वापस आए, अपनी पार्टी बन गई। शोएब साहब, एक मिनट से बात खत्म कर, अच्छा ओके, खत्म कर तो फिर आपके सवाल। ओके ओके, आपकी पार्टी उसमें से कई पार्टियां बनी, लेकिन पीपल्स पार्टी ज्यादा फोर्स के साथ 86 में दोबारा बेनजीर आई। लेकिन ये अलग बात है कि जरदारी साहब की पॉलिसीज ने उनको पार्टी को और नुकसान पहुंचाया। अब आप आ जाए नवाज, इस दौरान क्या हुआ? ज़िया-उल-हक के जमाने में मोहम्मद खान जुनीजो को पैदा किया गया। सही सर, ये सारी अगर इसको प्रिसाइज कर सकें 30 सेकंड में। अच्छा 30 सेकंड में मोहम्मद खान जुनीजो के वतन से नवाज शरीफ पैदा किया गया, नवाज शरीफ के वतन से PMLQ पैदा की गई, फिर पैट्रियट पैदा किए गए, और उसके बाद आज पीटीआई ने खुद इमरान खान ने 22 MPA फारिग किए थे KPK से, जब उन्होंने वो पैसे लेने का इल्जाम था। पिछले साल जो ATM मशीनें एक छोटी सी मैंने ब्रेक, शोएब साहब एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आता हूं। लेकिन आपने जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए वो अपनी जगह पे ठीक हैं। पैट्रियट से के वतन से कौन पैदा हुआ, नून लीग से, काफ लीग, 2018 में उन सब के वतन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथ दी गई, ये भी फिर हमें एडमिट करना चाहिए। लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम डॉक्टर शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान जैसे रहनुमाओं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी या सियासत छोड़ने के ऐलान पर बातचीत कर रहे थे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब की जो आज नैब में पेशी थी वो इंतहाई अहमियत की आमिल थी और इसी के लिए उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने कारकुनों के लिए एक वीडियो स्टेटमेंट छोड़ा था। अलकादिर ट्रस्ट केस समझाने की कोशिश की थी। ज़रा सुनिए खान साहब अपने कारकुनों को अलकादिर ट्रस्ट केस पे क्या समझा रहे थे। के सामने ये फैसला आया, या आप $190 मिलियन पाउंड ले लें और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और या फिर ये पैसा आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो केस करके इंग्लैंड में अपनी करें, और अगर आप जीत जाते हैं 5-6 साल लगेंगे पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो वह इंग्लैंड में रह जाएगा। ये था फैसला। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते। इमरान खान साहब ने बड़े सादा अल्फाज में अपनी जो लीडरशिप है, अपने जो पार्टी कारकुन है, उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। नैब में आज जब उनकी समाअत हुई, उनके सामने 20 सवालात रखे गए और उन सवालात के जो जवाबात साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए, गुज़िश्ता रोज़ के वीडियो स्टेटमेंट और आज के नैब का जो बयान है उसमें कई तजादात मौजूद हैं। अगर मैं नैब को दिए गए बयान को आपके सामने रखूं तो इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि ये समरी उन्होंने कैसे मंजूर की तो उन्होंने बड़ा हैरानकुन तौर पर सारा मलबा शहजाद अकबर साहब पर डाला और बताया कि वर्बल ब्रीफिंग उन्होंने उन्हें दी थी और उस वर्बल ब्रीफिंग की बुनियाद पर उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी, समरी को उन्होंने पढ़ा नहीं। जी हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान 190 मिलियन पाउंड के मामले की फैसले करने की समरी को पढ़ने के बजाय शहजाद अकबर की एक जुबानी ब्रीफिंग पर उसकी मंजूरी दे देते हैं। इसके अलावा मेरी मालूमात के मुताबिक जब यह मामला वफाकी काबीना में रखा गया, एक उस वक्त की वफाकी वजीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर हमें यह बताया या मुझे यह बताया कि हमारे सामने 2 ऑप्शंस रखे गए थे कि या ये पैसे ट्रेजरी में आने हैं या फिर ये पैसे जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाले मामले की काबीना ने मंजूरी दी और बंद लिफाफे पर दी। इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि हम में से किसी ने नहीं देखा कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जो मलिक रियाज प्रॉपर्टी टाइकून के साथ शहजाद अकबर साहब ने या फिर मलिक रियाज साहब ने NCA के साथ तय किए थे। किसी वफाकी काबीना के रुकन ने उसे पढ़ा नहीं है। इमरान खान साहब आजकल नैब की अदालतों में पेश हो रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए उन्हें बताया था कि जब नैब का सामना करना पड़ेगा तो क्या सूरत हाल होगी। दोस्तों, मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान जो कौमी असम्बली में उन्होंने नैब के हवाले से दिया था। आमिर गौरी साहब, अलकादिर ट्रस्ट केस को आप कितना स्ट्रांग देखते हैं इमरान खान के खिलाफ, या आपको लगता है कि जैसे माजी में करप्शन के मुकदमात में पीपल्स पार्टी या नून लीग को क्लीन चिट मिलती रही है, चंद सालों बाद खान साहब को भी मिल जाएगी? देखिए, बड़ा अहम सवाल है जो आपने पूछा है। मैं चूंकि भी ये केस की बिल्कुल शुरुआत है तो मैं उसके ऊपर जो है वो कमेंट नहीं करना चाहता। सही। लेकिन मैं आपको बताना या आपके नाज़रीन को ये चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान फॉर द फर्स्ट टाइम इज नाउ हैज एंटर्ड इनटू अ वर्जिन टेरिटरी, जिसके अंदर वो पहले कभी नहीं थे। यानी जब तक उनकी हुकूमत नहीं टूटी थी पिछले साल, तो उस वक्त तक तो वो रियासत और रियासत के अदारों के चहीते थे। तो लिहाजा उनको ये पता ही नहीं था कि नैब और बाकी इदारे करते क्या हैं। वो हालांकि उनके सामने देखा उन्होंने कि पुराने प्राइम मिनिस्टर, उनके ख़ानदान, उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, बाकी लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग, वो सिर्फ इल्ज़ामात की बेस पे उठाए गए और उनको नैब ने जो है वो जेलों में डाला। कोई 2 साल, कोई 18 महीने, कोई 3 साल। सही। और अब जो है नैब रोज एक इशू चला देती है कि फलां के खिलाफ कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई, फलां के खिलाफ चीज़ प्रूव नहीं हुई। लेकिन वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, कल तक जो है साहब की सियासत थी वो इल्ज़ामात की सियासत थी। फलां है, फलां डाकू है, फलां लूट के ले गया, और वही चीजें उनके जो पैरोकार थे, साथी थे, सपोर्टर थे, वो उसी तरह तस्वीर पढ़ते थे कि सारे चोर, सारे डाकू, सारे लुटेरे हमारे पैसे लेके चले गए। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने का टैक्स। गौरी साहब, रिलीफ का चांस कितना देखते हैं खान साहब को इस केस में? एक चीज से सिर्फ जो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ रिलीफ का भी, लेकिन जो एक चीज इमरान खान अभी कर रहे हैं, अब उनको अपने ऊपर और अपने साथी, करीबी जो साथी हैं, उन पे लगने वाले करप्शन के इल्जामात का जवाब देना है।
ठीक है। हाँ, जहां तक हमने रिलीफ की बात पूछी है, मुझे इस तरह लगता है कि हो सकता है कि इमरान खान के बहुत ही करीबी, यानी जब मैं कह रहा हूँ बहुत ही करीबी, तो उसका मतलब है कि बहुत ही करीबी लोग शायद इन केसेस में पहले पकड़े जाएं। सही। और उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कोई मामला जो है वो इस स्टेज से तफ्तीश से आगे बढ़े। ठीक। पाकिस्तान की सियासत ऐसी है, कल को अगर फर्ज किया मियां साहब या जरदारी साहब जैसा रिलीफ उनके लिए देखते हैं इन करप्शन के मुकदमात में, जैसे मियां शहबाज शरीफ या जरदारी साहब को मिल रहा है? देखिए, उन लोगों ने बहुत सालों की कैदें काटी हैं। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब जो हैं वो अब 70 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे केस के अंदर जेल जाएं जिसमें आप कह रहे हैं कैद काटना शर्त है। पराचा साहब, आपको क्या लगता है अलकादिर ट्रस्ट केस में खान साहब को किसी स्टेज पे ऐसे ही क्लीन चिट मिलेगी या एनआरओ मिलेगा, जैसे वो खुद दूसरों को कहते थे कि नहीं मिल सकता एनआरओ? लीगल क्वेश्चन है और नैब के पास आया है, और हंसी बहुत मानी केस है। नैब हंसी बहुत मानी केस है इसमें लेकिन नैब जो है वो वही तरीक़ाकार अपनाएगा जो नैब ने बाकियों के साथ तरीक़ाकार अपनाया था। अगर तो नैब उनके साथ वो तरीक़ाकार नहीं अपनाएगा जो खान साहब एडवोकेट भी किया करते थे। मसलन खान साहब ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था मैं वापस जाऊंगा तो मैं एसी उतारूंगा, एयर कंडीशन में क्यों पड़े हुए हैं ये। या फिर जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि ये फिल्म बनाया करते थे आकर क्योंकि उस वक्त तो नैब चेयरमैन जो हैं वो बकौल अपोजिशन उस वक्त की ब्लैकमेल हो रहे थे। कोई वीडियो थी, वीडियो तो खैर आपने भी देखी होगी, गौरी साहब ने तो ज्यादा मेरे से भी ज्यादा देखी है वो वीडियो। वो वीडियो इन्होंने देखी हुई है, मुझे मालूम है। ठीक है ठीक है। ये बताएं कि खान साहब को ऐसा ही रिलीफ मिल सकता है जो इन सियासी क़यादत को करप्शन के मुकदमात में मिला? अभी तक तो खान साहब को अदालतें रिलीफ दे रही हैं ना, अदालतें दे रही हैं, लेकिन जो करप्शन का मुकदमा नहीं, बात यह है कि अदालतों में ही अल्टीमेट आता है ना। मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिला तो अदालत से मिला। आसिफ अली जरदारी साहब को SGS कोटकना केस में बरी हुए तो अदालत के थ्रू बरी हुए। या इमरान खान ने जब उन्होंने साल बंद किया, या फरियाल तालपुर साहिबा को रात को 12 बजे उठा के आप जेल में लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल से, क्या दूसरा दिन नहीं चढ़ना था? एक बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ज़रूर, मैं जो जिस कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ ना कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, काश आज हमारे दोस्तों को जो PTI में हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ये करती है वो करती है, अक्टूबर 2011 वाला जलसा भी याद आ जाता। अच्छा 2018 की आनियां जानियां नहीं 2016 से 2018 तक जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पनामा और अकामा वाले वो भी वाकयात याद आ जाते, या 2018 की रात इलेक्शन में RTS शोएब शाहीन साहब को ऐड करने की इजाजत दें। शोएब साहब, अलकादिर ट्रस्ट में खान साहब NRO लेंगे या फिर जिसे कहते हैं, जैसे उन्हें साकिब निसार साहब ने कहा था कि सर्टिफाइड सादिक और अमीन डिक्लेयर होंगे एज अ लीगल एक्सपर्ट भी और एज अ पॉलिटिकल ओपिनियन भी, कैसे देखते हैं? और पराचा साहब ने जो सवाल छोड़े उनको एड्रेस करते हुए, पहली बात तो ये कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस केस में, जो जिस डिस्प्यूटेड कैबिनेट डिसीजन की बात कर रहे हैं कि ये ट्रियरी में जाने की बजाय पैसे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के पर्सनल फंड्स में चले गए उस जुर्माने की मद में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इट वाज अ डिसीजन बाय द फेडरल कैबिनेट। फेडरल कैबिनेट के उस डिसीजन को अनटिल एंड अनलेस रिवर्स ना किया जाए, दैट विल रिमेन ए लीगल डिसीजन स्टिल अवेलेबल इन द फील्ड। तो नंबर 1 जो पहला इनका करने का काम था वो उस डिसीजन को रिवर्स करें, और आफ्टर रिवर्सल ऑफ दैट डिसीजन ये कहें कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए हैं एप्लीकेशन लेके कि वो पैसे वापस दिए जाएं हमारी ट्रियरी में, और ये मलिक रियाज से एडजस्ट किए जाएं। लिहाजा पहला जो गलती है इस केस की, मौजूदा कैबिनेट ने जानबूझ के ये नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब जो प्रॉपर्टी टाइकून है वो इतनी जल्दी अपने मामलात नहीं सेटल डाउन होने देंगे। दूसरी बात, इस केस में सबसे बुनियादी दूसरी बात ये है कि जो कैबिनेट डिसीजन होते हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नैब अथॉरिटीज के पास, लिहाजा ये 2 इसमें इश्यूज हैं। तीसरी बात ये है कि ये कंडीशन प्रेसिडेंट है कि आपने वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करने से पहले आपने रिपीटेड नोटिस किए हों ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और पर्सन ना पेश हों, लेकिन अब वो वाली बात तो खत्म हो गई है, वो पर्सनली पेश हो गए, लिहाजा गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती। अब प्रोसिक्यूशन में एविडेंस क्या आती है, लेकिन इस केस में एक और चीज जो लॉ में है वो ये है कि गेनफुल बेनिफिट इन द पॉकेट ऑफ द
जो बेनिफिशियरी है उसकी जेब में जाने जरूरी है, और वो थ्रू बैंक अकाउंट और अदरवाइज वो साबित करेगी प्रोसिक्यूशन। ये तो जिम्मेदारी नैब की है, ये भी इसमें मिसिंग है। तो ये जो 3-4 ग्राउंड्स हैं, ये किसी सूरत भी मेरी राय में इमरान खान को प्रोसिक्यूट जितना भी चाहें ये कर लें, इस केस में सजा का कोई चांस नहीं है। चलें, शोएब शाहीन साहब, आमिर गौरी साहब और शौकत पराचा साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इन जो कानूनी नुकात शोएब शाहीन साहब ने बताए हैं उन पर क्लीन चिट लेते हैं या फिर जो है नैब उनके खिलाफ कोई ऐसे शवाहिद लाती है जिसके तहत उनको सज़ा होती है। ये अब काम नैब का है। कानूनी नुकात शोएब शाहीन साहब ने अहम उठाएं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ अहम गुफ्तगू करते हैं आर्मी एक्ट के मामले पर, उस पर कानूनी राय क्या है और साथ साथ अगले बजट के हवाले से क्या तैयारियां। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आर्मी एक्ट के हवाले से जो इबाम है, क्या वाकई वो इबाम है या नहीं, इस पर भी एक राय लेंगे कानूनी माहिर से। इसके अलावा हुकूमत के सामने जो सियासी और आइनी मामलात के चैलेंजेस हैं उसे छोड़कर एक बड़ा चैलेंज अगले बजट की तैयारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माशी माहिर हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में IMF के साथ जो डेडलॉक है हमारा, इस माशी बहरान में फंसी हुकूमत क्या अवाम को बजट में कोई रिलीफ दे पाएगी या फिर IMF को मनाने के लिए एफर्ट्स करती हुई नजर आएगी? देखिए, इस वक्त हमारी, चूंकि आपको भी पता है कि मईशत को संगीन खतर चैलेंजेस दरपेश हैं, मगर पाकिस्तान कोई ऐसा गया गुजरा मुल्क भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। सही। हुकूमत के पास आज भी ये ऑप्शन मौजूद है कि IMF से अगर हमें जून तक मामला तय नहीं होते, जो हमें मिलनी है वो नहीं भी मिलती, तो भी हम 9 जून को अपना बजट पेश कर सकते हैं। लेकिन अगले माली साल में IMF से जो रकूम मिलनी है उसके तखमीने उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि उस सूरत ये होगा कि हमें जो किस्से मिलनी है हम उसको फोरगो कर जाते हैं, भूल जाते हैं, और IMF से रुजू करते हैं अगले माली साल में कि जी आप हमें $7.5 अरब का नया पैकेज दें 3 साल के लिए, क्योंकि ये पैकेज खत्म हो रहा है जून को। तो ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है। लेकिन सेड दैट, मईशत को जो मुश्किलात दरपेश हैं, हमारे रिजर्व से $4.3 अरब के हैं, और जो है बजट खसारा भी संगीन है, गुर्बत बेरोजगारी भी है। तो इन हालात में हुकूमत से ये तवक्को करना कि IMF के प्रोग्राम को अगर नजरअंदाज भी कर दे तो कोई बहुत ज्यादा मराद देने की गुंजाइश नहीं है। और वो पेपर पर मराद दे भी सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें अगर वो ये दिखाते हैं कि जी हमें सूबों से फाजिल रकूम मिलेगी 800 अरब रुपया, मिसाल के तौर पर, लेकिन सूबे तो बजट पेश ही नहीं कर रहे अभी फिलहाल, और अगर कर भी रहे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो वो जो फाजिल दिखाएंगे उससे कुछ ना कुछ मराद दे देते हैं जो आगे चल के शायद बरकरार ना रहें। तो शाहिद साहब, आपके ख्याल में हुकूमत इस वक्त, जैसे आपने कहा कि सूबों के फाजिल बजट की बात हो रही है, हुकूमत इस वक्त एक ऐसे स्टेज पर है जहां उसने आगे इलेक्शन में जाना है। अगर वो अवामी मकबूलियत के फैसले करती है तो IMF नाराज होती है, IMF को राजी करती है तो अवाम नाराज होती है। तो हुकूमत जाए तो जाए कहां? आप क्या मशवरा देंगे बहैसियत माशी माहिर? मैं तो बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि सिर्फ ताकतवर तबकों को तो नाराज करें। सही। मैं तो अपने रिटर्न में लेस कर लेता हूँ। तो एक तरफ ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगा रहे, ठीक है, और दूसरी तरफ आवाम को कुचल रहे हैं। आज भी इस हुकूमत, पिछली हुकूमत के पास भी 41 लाख आदमियों की फहरिस्त है जिनके नाजायज असासे मुल्क के अंदर हैं, जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं, जिनसे 1100 अरब रुपया मिल सकता है, वो नहीं लेना। शाहिद साहब, आपने बता दिया हुकूमत का जोर ताकतवरों पर नहीं, अवाम पर ही चलता है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जो आर्मी एक्ट के इस्तेमाल की बात हो रही है। उस पर काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि सिविलियंस पर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि इसके लिए जो है आर्मी कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी और उसके लिए फिर लेजिस्लेशन की ज़रूरत होगी। हमारे साथ कानूनी माहिर मौजूद हैं, कौसैन फैसल साहब। कौसैन साहब, आपके सामने सादा सा सवाल रखूँगा। आर्मी एक्ट को इस्तेमाल करने के हवाले से जो इबाम है वो कानून और आइन में है या क्लैरिटी मौजूद है? 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है?
मैं गुजारिश करता चलूं कि हमारा जो लॉ है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता जी, वो बेसिकली 1898 में बना था। सही। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है कि शायद इस 9 मई के वाक़े के ऊपर कोई मिलिट्री कोर्ट बन रही है या कोई नया कानून साजी की जा रही है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। सही। ये तकरीबन 150 साल का एस्टेब्लिश्ड लॉ है। इसमें सेक्शन 549 है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो बहुत क्लियर है कि अगर कोई बंदा, कोई सिविलियन कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करता है, इवन मैं आपको बिल्कुल एक इसको नैरो डाउन कर देता हूँ कि अगर कोई बंदा अप्रोच भी करता है बगैर इजाज़त के किसी प्रोहिबिटेड एरिया को, वो इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, वो पास ओवर करता है, वो एंटर करता है किसी ऐसी प्रोहिबिटेड एरिया में, तो वो क्वालिफाई कर जाता है कि उसका ट्रायल वो मिलिट्री कोर्ट में हो। और उसमें जो लॉ है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का। तो ये बिल्कुल एक मिस नॉर्म है, मिसकंसेप्शन है कि जो लोग ये कह रहे हैं। एक तासुर ये दिया जाता है कि आर्मी एक्ट के तहत जो सजाएं होंगी तो फिर उसमें अपील के लिए नहीं है और उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी जब आर्मी कोर्ट बनी, लोगों को सजाएं हुई, तो उनकी अपीलें हमने आला अदालतों में लगते हुए देखी। तो ट्रायल कोर्ट के बाद आपके ख्याल में अपीलेट कोर्ट उसमें मौजूद है, स्पेस है लोगों के पास अपील करने की? मैं दो इसमें रेफरेंस देता हूं कि जब नैब का कानून नया नया आया तो उस वक्त बेल की पिटीशन या बेल का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था। सही। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने असफंदियार वाली केस में कहा बाद में कि नहीं, ये जस्टिसेबल है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मैटर्स को रिट ज्यूरिसडिक्शन में देख सकती है। सही। इसके बाद जो एंटी टेररिज्म का लॉ आया उसमें भी बेल की गुंजाइश नहीं थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम ये देख सकते हैं। सही। तो इसमें बिल्कुल ऐसी कोई कतन मतलब कि मफरूजे पे मबनी बात है। सही। कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती। सही। कौसम फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दो चीज़ों पर वजाहत की कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो आर्मी एक्ट के इस्तेमाल की बात की जा रही है उसकी कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है, इसके लिए किसी नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। कल तक के लिए मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।